सभी दोस्तों को नमस्कार। आप नेपाल में हैं, पशुपतिनाथ का दर्शन हो चुका है। अभी घूमने के लिए कहाँ पर जाऊं, कंफ्यूज में कहाँ पर जाऊं। अभी घूमने के लिए मेरे पास समय पूरा बचा हुआ है। नेपाल में आ ही गया है तो एक बार नेपाल अच्छी तरह से घूम के जाऊं, ऐसा मन में चाहत लेके आप नेपाल में आ रखे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। जैसे हम भक्तपुर दरबार स्क्वायर में पहुंच जाते हैं तो एक एंट्रेंस गेट आ जाता है। इसके सामने से हम पैदल जाना पड़ता है, उससे आगे व्हीकल अलाउड नहीं है दोस्त। जैसे ही आगे की ओर जाएंगे साइड में मैप बना हुआ है, आप मैप में देख के पहले मालूम कीजिए, उसके बाद आराम से घूम सकते हैं दोस्तों। नेपाल के ऐतिहासिक शहर भक्तपुर में स्थित 55 विंडो दरबार, जिसे नेपाल में 55 जाले दरबार कहा जाता है, नेपाली वास्तुकला और शिल्पकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। जैसे आप काठमांडू से 12 किलोमीटर दूर आएंगे तो आप भक्तपुर दरबार स्क्वायर में पहुंच जाएंगे। जैसे एंट्री गेट होगा वहां से आप एंट्री कर सकते हैं, उससे आगे व्हीकल को ले जाना मना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाने के लिए चारों ओर से रास्ता है, हम पीछे के रास्ते से भी आ सकता है। ये पीछे वाला रास्ता है जो अभी पहले मैंने दिखाया था, वो है सामने वाला रास्ता। किसी भी रास्ता से आप 55 विंडोज वाले हाउस में पहुंच जाता है। वहां पर देखने के लिए बहुत ही अच्छा कलाकृति आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं जैसे वहां पर पहुंचा, मुझे सारा व्यूज देखना था वहां का, इसलिए मैं सबसे पहले जो ऊंचे वाला मंदिर के ऊपर चढ़ा, सीढ़ी के ऊपर। वहां से देखने में दिखाई दे रहा है इतना बढ़िया, आप देख सकते हो। ये इंडिया से टूरिस्ट लोग भी और बच्चे भी स्कूल से घूमने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो नीचे घूम रहे हैं ये स्कूल के बच्चे भी है। यहाँ के बारे में बताया जाता है और दिखाया जाता है यहाँ पर क्या क्या है, कैसा है, मल्लकालीन से अभी तक इसका संरचना कैसे हुआ है, इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों। इसलिए मैं ऊंचे स्थान से आके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, प्यारा लग रहा है ना दोस्तों। 55 विंडो दरबार का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। भक्तपुर के महान राजा भूपतेंद्र मल्ल द्वारा करवाया गया था। बाद में इस दरबार को अंतिम मल्ल राजा रणजीत मल्ल ने और अधिक सजाया था और संवारा था। यह दरबार मल्ल राजाओं का मुख्य निवास स्थान था, जहां से राज्य के प्रशासनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक निर्णय लिया जाते थे। जो सामने ऊंचे मंदिर दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो वत्सला देवी का मंदिर है। बगल में जो दिखाई दे रहा है वो है तालेजू भवानी मंदिर। उसके बगल में है स्वर्ण द्वार और राष्ट्रीय कला संग्रहालय। जैसे आएगा, जैसे जैसे उन सारे चीज़ नज़दीक नज़दीक आते जाएंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत रूप में बताते जाऊंगा। आप लोग देखिए और समझिए साथ साथ में। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, यह जगह है ना सिर्फ देखने के लिए बल्कि महसूस करने वाला जगह है। और यहाँ पर बैठ के आराम से शांत मन लेकर ध्यान करके भगवान का स्मरण करते हुए बैठने के लिए एक स्वस्थ वातावरण और शांत वातावरण में बना हुआ एक धार्मिक स्थल है। आप लोग यहाँ पर बैठ के भगवान का ध्यान कर सकते हो। मैं तो यहाँ का नज़ारा देखते मोहित हो गया दोस्तों। मैं कहीं स्वर्ग लोक में तो पहुँचा नहीं हूँ। इतना सुंदर भव्य मंदिर, साथ साथ में 55 विंडोज वाला मकान जो सामने दिखाई दे रहा है, ये 55 विंडो वाला मकान है साथ दोस्तों। साइड में जो दिखाई दे रहा है ये मंदिर है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये जो सामने तलेजू माता का मंदिर है, ये तलेजू भवानी मंदिर 14वीं शताब्दी में राजा जयस्थिति मल्ल द्वारा निर्माण किया जाता है। ये मंदिर को बहुत ही पवित्र मंदिर माना जाता है। देवी तालेजू को मल्ल राजाओं का राजकुल देवी माना जाता है। यह मंदिर आम दिनों में सार्वजनिक दर्शन के लिए खुला नहीं रहता है, बल्कि साल में एक बार दशई, जो दशहरा होता है, उस टाइम में ये मंदिर खुला रहता है। सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को, सभी को दर्शन करने की अवसर मिलता है उसी दिन में। बाकी साल भर किसी भी दिन में ये मंदिर खुला नहीं रहता है। तलेजू भवानी मंदिर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पर मेरे साइड में एक घंटी देख सकते हो दोस्तों आप लोग। ये 18वीं शताब्दी का घंटी है। उस जमाने में उस मल्ल राजा रणजीत मल्ल के शासन काल में इसको बनाया गया था। यह उस समय में धार्मिक अनुष्ठानों, विशेष पूजा, राज के अवसरों पर बजाई जाती थी। बताया जाता है कि इस घंटी को बजाने से देवी देवताओं की आह्वान होता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाया जाता है, भक्तों की मनोकामना को पूरी हो जाती है। आज भी स्थानीय लोग श्रद्धा से इस घंटी को बजाते हैं।
लेकिन यह घंटी बहुत ही बड़े होने की वजह से किसी को चोट ना लगे, इसी कारण से इस घंटी को अभी बांध कर रखा गया है। बजाने के लिए सिर्फ मंदिर का पुजारी सुबह और शाम को बजाते हैं और बाकी के लिए बजाना प्रतिबंध है। यहाँ पर मंदिर का बीचों बीच में एक पानी का नलका दिखाई दे रहा है जो पत्थरों से बना हुआ है। वो उसी जमाने में राजाओं ने बनाया था, मल्ला काल का जो राजा था उन्होंने बनाया था। ये जो साइड में दिखाई दे रहा है, अभी फिलहाल यहाँ पर रेस्टोरेंट में आप लोग खाना खाना चाहे तो नेवारी खाना मिल सकता है, एमरी और कुछ भी खाने के लिए आपको भूख लगा हुआ है तो साइड में पेमेंट करके खाना खा सकते हैं। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सोण द्वार, जो सोने का बनाया हुआ था उस जमाने में। इसके अंदर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों। अंदर की ओर चले जाना, आप लोग वहाँ पर दर्शन कर सकते हो। और अंदर फोटो अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जहाँ पर मंदिर था उसका हमने वीडियो बनाया नहीं। उसके बाद सीधा हम गए नागलोक में, जहाँ पर चारों ओर नाग से घेरा हुआ एक कुंड था और बीच में शेष नाग। हम वहाँ पर भगवान का दर्शन किए, उसके बाद चारों ओर घूमे, बहुत ही आनंद आया दोस्तों, बहुत सुकून का सांस लिया। फिर उसके बाद हम वहाँ से दर्शन करके वहाँ से आगे निकल गए। देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप लोग वहाँ पर आए तो इस जगह में ज़रूर आ जाना दोस्तों। यहाँ अंदर आने के लिए बहुत ही आसान है। जैसे हम बाहर की ओर मंदिर का दर्शन किया, उसके बाद बड़ा सा एक घंटी था, उसके सामने ही सोण गेट है। उस गेट के अंदर आ जाइएगा। उसके लेफ्ट साइड में वीडियो अलाउड नहीं है। लेफ्ट साइड में मंदिर का दर्शन करने के बाद फिर हम राइट साइड में आएंगे। राइट साइड में आने के बाद हमें नागलोक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आकर वीडियो फोटोग्राफी कर लीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। ध्यान कीजिएगा, बहुत ही शांत वातावरण में आप लोग को रमने की चांस मिलेगा। शिवलिंग भी है, भगवान का प्रतिमा है, नागलोक है। हम वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर आगे। ये था नागलोक, जरूर यहाँ पर आना चाहिए। ये जो सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है 55 झाले दरबार, जो नेपाली में बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं 55 खिड़की वाला दरबार। 55 विंडोज पैलेस बोलते हैं। इसका मेन विशेषता है, सभी इसी को देखने के लिए आते हैं। और इसके अंदर म्यूजियम भी है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय। आप यहाँ से 50 रुपीज़ का टिकट लेने के बाद आप अंदर की ओर दर्शन देखने के लिए जा सकते हो। अंदर फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए 50 रुपया और पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आप पेड करके पूरा चारों ओर दर्शन करके आ सकता है। इसके अंदर से जाने के लिए रास्ता है, 50 रुपीज़ का टिकट है। और अंदर कैमरा ले जाने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। हम लोग अंदर गए लेकिन वीडियोग्राफी नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर शामिल नहीं कर पाए दोस्तों। उसके बाद हम बाज़ार की ओर घूमने के लिए चले गए। अभी देखते आइए कैसा है वहाँ पर भक्तपुर का सिटी साइड। अभी सिटी में जाएंगे
इससे पहले हम पूर्व की ओर से एंट्री किए थे, अभी हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं दोस्तों घूमने के लिए, सिटी साइड की ओर। यहाँ पर आप लत्ते कपड़े ले सकते हो और वहाँ का भगवान का मूर्तियाँ भी ले सकते हो। बहुत कुछ है नेपाल का, कोई भी आप एक निशानी लेके जा सकते हो। सिटी में बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाएगा। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद आप लोग का मृतिका बर्तन पुराने ज़माने में कैसे बनाता है उसी हिसाब से अभी भी बना रहे, उसी संस्कृति में चल रहा है, वो दिखाने के लिए मैं एक्चुअली में आपको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। आप देखिए बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों। अभी हम बाजार की ओर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सारे काफ़ी पेंटिंग दिखाई दे रहा है नेपाल के फ्लैग। ऐसा छोटे छोटे गली होते हुए हम अंदर की ओर जाएंगे और यहाँ का पारंपरिक स्थान होता है ना जो, वहाँ पर जाएंगे जहाँ सदियों से मिट्टी का बर्तन बन रहा है, जो गांव में बनाया जाता है उसी हिसाब से यहाँ पर भी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, जो पूजा पाठ, पानी रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, अनाज रखने के लिए में भी उपयोग किया जाते हैं। पास की नदी और खेत की मिट्टी लाई जाती है, उसी मिट्टी से ये बर्तन बनाए जाते हैं। उस मिट्टी को साफ करके उसका पत्थर निकाल करके उसको ज़्यादा मलाई करके, जैसे हमें आटा गूंथते उसी तरह से बनाकर इसको नरम किया जाता है। उस मिट्टी को साफ करने के बाद लकड़ी के व्हील बनाकर उसको घुमाया जाता है और उसको आकार दिया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, फिर मिट्टी को पकाया जाता है। उसी क्रिया को मैं अभी वीडियो में आप लोगों को दिखाते हूँ, आप समझिए। पुराने ज़माने की तरीका से कैसे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है वो तो आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा। सबसे पहले कच्ची मिट्टी उसको लकड़ी के व्हील पर रख के कैसे बनाया जाता है और सुखाया जाता है और आग से सिखाकर उसको लाल किया जाता है और उसको यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। वो सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के लिए अभी तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। अभी तक भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। और नया नया जगह के बारे में आपको जानना होगा और नेपाल में किसी भी जगह के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, ज़रूर मैं उस जगह के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी हम पूरा घूमने के बाद दोस्तों अभी होटल में गए, वहाँ पर एमरी और क्या क्या था खाने चीज़, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाए। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था दोस्तों। आप लोग भी एक बार यहाँ पर आ गए तो यहाँ का खाना टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा आप लोगों को।